2021 में आई एक सर्वे के हिसाब से 82% स्टूडेंट्स जो कि कक्षा 7वीं से लेकर 10वीं के बीच में है, उन्हें मैथ से डर लगता है। सिर्फ यही नहीं, ये सर्वे ये भी बताता है कि सिर्फ और सिर्फ 10% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अपने मैथ्स की स्किल्स और एबिलिटीज़ को लेके कॉन्फिडेंस है। अगर आपको भी मैथ से डर लगता है या फिर आप जानना चाहते हैं कुछ मेमोरी टेक्निक्स जिसको यूज़ करके आप अपना मेमोरी पावर बढ़ा सकते हैं, तो आप ये एपिसोड ज़रूर देखिएगा। आज के हमारे गेस्ट है डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज, जिनके नाम पे 33 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं और जिन्हें मीडिया जानती है मेमोरी किंग ऑफ इंडिया के नाम से। हिम्मत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द क्रेजी करियर्स पॉडकास्ट में। ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे शो में आए हैं। थैंक यू सो मच मैम, अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट करने के लिए। जी, तो हिम्मत जी, सबसे पहले तो हम मेन डिस्कशन को जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप हमारे व्यूअर्स के लिए ये बता दें कि वैदिक मैथमेटिक्स होता क्या है और मूल रूप से मतलब इसका इतिहास क्या है, वैदिक मैथमेटिक्स का। देखिए, ये एक तरीके से एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। Right. सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ वैदिक मैथ्स क्या है। ओके। तो वैदिक मैथ्स इज अ सुपर फास्ट वे ऑफ मेकिंग ऑल मैथमेटिकल कैलकुलेशन इजी एंड फास्ट। या सिंपली मैं बोलूँ, जितनी भी कैलकुलेशंस होती है, चाहे वो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायरिंग, स्क्वायर रूट्स, क्यूबिंग, क्यूब रूट्स, फ्रैक्शन, कैलेंडर, जो भी ये कैलकुलेशंस होती हैं, अगर कोई भी वैदिक मैथ सीखता है तो इन कैलकुलेशंस को काफ़ी तेजी से सोल्व कर सकता है। राइट। ठीक है। और अब अगर हम बात करें वैदिक मैथ्स के इतिहास की, तो देखिए मैम, इसका नाम ही है वैदिक, राइट। यानी कि ये हमारे वेदों से आया है। जी। जो अपने 4 वेद हैं, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, तो ये अथर्ववेद से आया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारे वेद हैं उनको किसने स्टडी किया और कौन वेदों से वैदिक गणित को लेकर, वैदिक मैथ की जगह इसको वैदिक गणित कहते हैं आज हम, क्योंकि इसका पहला नाम है ना वैदिक, तो वैदिक मैथ की जगह वैदिक गणित। जरूर। तो हमारे भारती कृष्ण तीर्थ महाराज जी हुए, उन्होंने चारों वेदों का अध्ययन किया और जब वो अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने अथर्ववेद से वैदिक गणित को निकाला। वहां से वो 16 सूत्र निकाले और इन 16 सूत्रों से उन्होंने वैदिक गणित बनाया। तो हमारे वेदों से आया है, अथर्ववेद से आया है और भारती कृष्ण तीर्थ महाराज जी इसको लेके आए। राइट, राइट। मैं अपने व्यूअर्स को ये बता दूं कि आपको मेमोरी किंग ऑफ इंडिया बोला जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं आपके नाम पे। तो अपने अचीवमेंट्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप कि कौन कौन से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं आपके नाम पे? मैम, आज की डेट में मेरे नाम 33 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, 7 नेशनल रिकॉर्ड्स हैं। तो ये जो मेमोरी किंग ऑफ इंडिया, ये जो टाइटल है, मुझे जो मीडिया है, नेशनल प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन्होंने मुझे ये टाइटल दिया है। मुझे मेमोरी किंग भी बोला जाता है, कैलकुलेटर किंग, याददाश्त का बादशाह, मेमोरी का महारथी, ये सारे टाइटल्स मुझे मिले क्योंकि मैंने नेशनल रिकॉर्ड्स बनाए, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए। तो जब मैं कैलकुलेशन में नेशनल या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता चला गया, तब लोगों ने मुझे कैलकुलेटर किंग बोला। और जब मैंने मेमोरी पे रिकॉर्ड बनाए तो मुझे मेमोरी किंग बोला गया। तो अगर मेरे रिकॉर्ड्स की बात करूं तो कैलकुलेशन में फास्टेस्ट क्यूब कैलकुलेशन में मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, फास्टेस्ट स्क्वायर रूट कैलकुलेशन में मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और मेमोरी की अगर बात करूं तो केमिस्ट्री की जो पीरियोडिक टेबल है उसको मैंने 21 सेकंड में रिकॉल करके दिखाया था। तो पीरियोडिक टेबल में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है, बाइनरी नंबर्स में मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है, नंबर मेमोराइजेशन में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है। यहाँ पे एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूँ, इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होने के बावजूद मैं आपको बताता हूँ कि अगर मेरी हिस्ट्री आप देखेंगे, मैं हमेशा से एक बात सबको बताता आया हूँ कि मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा, 10th क्लास तक। ठीक है। और 10th क्लास में मैथ्स में मेरे 33 मार्क्स आए थे, 33 नंबर आए थे। यानी कि अगर 32 भी आ जाते तो मैं मैथ्स में फेल हो जाता। मतलब एक ऐसे लेवल से उठ के एक बच्चा 33 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है, तो ये सारे की सारे जो क्रेडिट जाता है इन टेक्निक्स को जाता है, हमारे वैदिक गणित को जाता है जो हमारे वेदों से आया है, और हमारी मेमोरी की टेक्निक्स को जाता है। ये हमारी मेमोरी की टेक्निक्स भी हमारी वैदिक टेक्निक है, वैदिक काल की टेक्निक है। क्योंकि आप देखिए, पुराने समय में स्वामी विवेकानंद जी जिस बुक को पढ़ देते थे, ये बता देते थे किस
बुक के किस पेज पे क्या लिखा हुआ है। लाला हरदयाल जी की मेमोरी काफ़ी शार्प थी, सॉरी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी, पता नहीं क्या-क्या उनको याद रहता राइट, था, ठीक है? तो ये जैसे वैदिक गणित वेदों से आया है, ऐसे ही मेमोरी भी हमारे वैदिक काल की जो वेद है, वहीं से मेमोरी भी आई। राइट। तो ये जर्नी कैसा रहा कि 33 मार्क्स के बाद फिर आपने सोचा कि मैं इस डायरेक्शन में कुछ काम करूँ और फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊँ? तो ये ख़्याल कैसे आया और ये पूरी की पूरी जर्नी कैसी रही आपकी? मैम, हर बच्चे की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। जी, तो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था एक्चुअली, क्योंकि अ, एजुकेट जब मैं गाँव में रहता था, हम एक छोटे से गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ मैं। मेरे गाँव का नाम है सालावास, डिस्ट्रिक्ट झज्जर में। जी। तो वहाँ पे पढ़ाई-लिखाई मैं अच्छी करता नहीं था। तो एक दिन ऐसा होता है कि क्योंकि मैं पढ़ाई-लिखाई अच्छी नहीं करता था, तो मेरे पेरेंट्स को चाहे वो रिश्तेदार हों या अड़ोसी-पड़ोसी हों, ताने-वाने मारते रहते थे। हाँ, हाँ। तो एक मैं छोटे-छोटे काम भी करने लग गया था, जैसे न्यूज़पेपर्स वगैरह बेचना है या आरा मशीन वगैरह पे काम करना है। राइट, क्यों? क्योंकि पढ़ाई में इंटरेस्ट था नहीं। जो गाँव का मेरा एनवायरनमेंट था, जिन बच्चों के साथ मैं रहता था, वो बच्चे पढ़ते-लिखते थे नहीं। राइट। तो मैंने पापा को भी बोला था कि भई पढ़ने में अगर मेरा मन है ही नहीं, अगर मुझे पैसा ही कमाना है, तो पढ़ाई-लिखाई छोड़कर मैं कुछ ऐसा काम कर लेता हूँ जिससे अल्टीमेट मेरा गोल अचीव हो जाए। हुँ, हुँ। और पापा लाख मना करते थे मुझे कि आपको ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन उस टाइम पे क्योंकि उन बच्चों की संगत में रहता था, तो मैंने अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानी और मैंने छोटे-छोटे काम करने शुरू कर दिए। तो एक दिन क्या हुँ, होता हुँ। है कि मैं जो हमारा रेलवे स्टेशन है, कोसली एक सिटी है वहाँ पे। वहाँ का जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे मैं खड़ा था अपनी साइकिल लेके, साइकिल पे न्यूज़पेपर वगैरह हम जी। सेल करते थे। तो वहाँ पे एक पड़ोसी गुज़रता है, हुँ, हुँ। रेलवे स्टेशन पे एक पड़ोसी आया ओके। और वो मुझे देखकर ज़ोर-ज़ोर से हँसता है अच्छा। और हँसते हुए वहाँ से निकल जाता है। तो जैसे ही वो घर गाँव में जाता है, तो वो मेरे घर पे जाता है, मेरे पेरेंट्स को मतलब मेरा भी मज़ाक बनाता है और मेरे पेरेंट्स का भी मज़ाक हुँ, बनाता है। हुँ। और जब मैं घर आता हूँ तो मैं अपने पापा को देखता हूँ, वो काफ़ी इमोशनल हो गए थे राइट, कि जो ये छोटे-छोटे काम करता है, इसकी वजह से हमें सुनने को मिलता है, ठीक है? तो वो मेरे लिए बड़ा मतलब मुझे काफ़ी बुरा लगा वो चीज़ देखकर और तब से मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब ये छोटे-छोटे काम मुझे नहीं करना है, हाँ। मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो ये उसी दिन डिसाइड कर लिया था। अब लेकिन पढ़ूँ कैसे? तो मैंने अपने पापा को बोला था कि मुझे एक बार जैसे-तैसे करके इस गाँव से निकाल दीजिए, यहाँ से निकाल दीजिए जी, क्योंकि यहाँ पे मेरा एनवायरनमेंट मतलब मैं यहाँ पे चाह के भी पढ़ नहीं पाऊँगा। जी। तो मेरे पापा ने एक बहुत बड़ा डिसीज़न लिया हुँ, मैम। हुँ। मेरे फ्यूचर को बनाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया और हम गुड़गाँव में शिफ्ट हो गए। अच्छा, मतलब गुड़गाँव में पेरेंट्स के शिफ्ट होने के साथ आप शिफ्ट हुए? जी, 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 हमने गाँव छोड़ दिया पेरेंट्स के साथ मैं गुड़गाँव शिफ्ट हो जी। चुका था। वहाँ शिफ्ट होने के बाद वही हमेशा याद आता था कि मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स ने गाँव छोड़ा है। हाँ जी। अब मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना, अब मुझे कुछ बड़ा करके दिखाना है, लेकिन मेरी राह में तो 2 सबसे बड़े रोड़े थे ना, मेरा मैथ्स भी वीक था, मेरी मेमोरी भी वीक थी, मुझे कुछ याद ही नहीं होता हाँ था। जी। तो मैं लगातार सोचता रहता था कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरी मेमोरी अच्छी हो जाए, मेरा मैथ्स अच्छा हो जाए। जी। तो वहाँ पे गुड़गाँव का एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे एक बुक शॉप हाँ है। जी। जैसे रेलवे स्टेशन पे बुक हाँ शॉप जी। होते हैं ना, तो वहाँ पे काफ़ी सारी बुक्स डिस्प्ले में रखी रहती है, जो भी पैसेंजर आते हैं, तो वो बुक्स वगैरह वहाँ से बाय करते हैं। जी। तो मैं वहाँ डेली जाता हुँ, था। हुँ। तो वहाँ पे एक बुक मैंने देखी थी, डायनामिक मेमोरी मेथड्स करके एक बुक रखी थी वहाँ पे, अच्छा। जो कि डॉक्टर बिसवरूप रॉय चौधरी ने उनको हुँ, लिखा था। हुँ। तो उस बुक का जब टाइटल पढ़ा डायनामिक मेमोरी मेथड्स 21 दिन में अपनी मेमोरी को डबल करें। वाह! तो क्योंकि ये तो मेरी प्रॉब्लम थी, हाँ जी। तो मैंने उस बुक को लिया और लकीली ऐसा होता है जब उस बुक के कुछ पेजेज़ वगैरह मैं उलटता हुँ, हूँ, हुँ। तो उसमें से एक चैप्टर है जिसमें कुछ वर्ड्स लिखे हाँ थे जी। और उसमें लिखा था कि 15 वर्ड्स है 15 सेकंड्स में आप याद कर सकते हैं। अच्छा। 15 वर्ड्स है 15 सेकंड में आप याद कर हुँ, सकते हुँ। हैं। तो जैसे ही मैंने उस चैप्टर को पढ़ा और वो 15 सेकंड में मुझे याद भी हो गए, तो वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया था कि ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद मैंने सेम ऑथर की, चाहे वो इंडियन ऑथर्स हों, चाहे मैं वेस्टर्न ऑथर्स हों, मैंने हज़ारों किताबें मेमोरी पे पढ़ी हाँ जी। और धीरे-धीरे मुझे वो सिस्टम समझ में आया कि इस सिस्टम से मेमोरी को शार्प किया जा सकता है और सेम यही चीज़ मैथ्स के साथ भी रिपीट हुई।
अगर मैं अपनी मेमोरी को शार्प कर सकता हूँ, तो क्या मैं अपने मैथ्स को भी स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ? तो ऐसे ही वैदिक गणित के बारे में पता चला और फिर वैदिक गणित की भी हज़ारों किताबें, क्योंकि देखिए सिखाने वाला कोई नहीं था। राइट। मैंने सिर्फ़ किताबों से सीखा है। मुझे मेरी जितनी भी लर्निंग हुई, मैंने हज़ारों किताबें मेमोरी पे पढ़ी, हज़ारों किताबें मैंने वैदिक मैथ्स पे पढ़ी हैं। तब जाके मैं अल्टीमेट वो सिस्टम समझ पाया हूँ कि अगर कोई भी बच्चा इन टेक्निक्स को सीख ले, तो उस बच्चे की मेमोरी भी शार्प हो सकती है और उस बच्चे का मैथ्स भी अच्छा हो सकता है। राइट। तो लगे आप थोड़ा कैलकुलेशन भी टेस्ट कर ले, अगर आप। कैलकुलेशंस का हाँ टेस्ट जी। ट्राई करते हैं। जी। तो मेरे सामने क्वेश्चन भी है और आंसर भी है। तो मैं, आप जो बोलेंगे मैं यहाँ से जी, वेरीफाई करूंगी कि आप सही बोल रहे हैं या नहीं। तो जी। स्टार्ट करते हैं स्क्वायर से। मैं आपको अगर बताऊं 59 का स्क्वायर बताइए आप। 59 का स्क्वायर 3481। ओके, थोड़ा इसको और डिफिकल्ट करते हैं। जी। 998 का स्क्वायर बताइए। 998 स्क्वायर 996004। सही है। चलिए, स्क्वायर तो हो गया। 89 का क्यूब बताइए। 89 का क्यूब 704969। क्यूब है। तो स्क्वायर रूट का भी मेमोराइजेशन मतलब हो सकता है, या फिर सिर्फ क्यूब्स और स्क्वायर का ही मेमोराइजेशन, मेमोराइजेशन एज इन मतलब टेक्निक हो सकता है, या फिर सिर्फ स्क्वायर और क्यूब्स के ही होते हैं टेक्निक्स। नहीं मैम, एक्चुअली टेक्निक सेम होती हाँ है, जी। ठीक है? यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट बन गए, राइट। है ना? क्योंकि मैं वैदिक मैथ्स भी जानता था और मैं मेमोरी की टेक्निक्स भी हाँ जी। जानता हाँ था। जी। तो जहाँ पे कैलकुलेशन का पार्ट लगता है, मैं वहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। जहाँ पे लगता है कि ये चीज़ कैलकुलेट नहीं हो सकती, तो उन चीज़ों को मैं मेमोराइज़ कर लेता हूँ। लेकिन जब भी आप नेशनल या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं, राइट। तो वहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि आप मेमोराइज़ कर रहे हैं या आप कैलकुलेट कर रहे हैं। राइट। ठीक है? तो जो मेरे स्क्वायर का मैंने रिकॉर्ड बनाया, क्यूब का रिकॉर्ड बनाया या स्क्वायर रूट का रिकॉर्ड बनाया, ये मैंने याद नहीं किए, ये कैलकुलेशन है। लेकिन प्रैक्टिस मैंने इतनी ज़्यादा कर ली, तो अब मतलब जैसे ही आप क्वेश्चन बोलते हैं, एकदम से आंसर अपने याद आ आप वो जाता है। मेमोराइज हो जाता है। तो जी, 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 जी। मेरे सामने एक क्वेश्चन है, 88 का आप स्क्वायर रूट बता दीजिए जल्दी से। 88 का स्क्वायर अप टू 12 डेसिमल प्लेसेस तक आप अप टू 12 डेसिमल ना, प्लेसेस तक बता सकते हैं। जो मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है अप टू 12 डेसिमल प्लेसेस तक का है मैम। क्या बात। इंडिया में आज तक कोई भी स्क्वायर रूट का वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना पाया है। ये मैंने ही बनाया था और अच्छी चल, बात ये है कि आज तक किसी ने इसको ब्रेक भी नहीं किया है। क्या बात है। ठीक है? तो 88 का स्क्वायर रूट होगा 9.3 एकदम करेक्ट। मैथ्स तो काफी स्ट्रांग है आपका। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, जो कि सबसे ज्यादा फंडामेंटल होता है केमिस्ट्री में, वो एक पीरियोडिक टेबल को जी मैम। याद रखना। क्योंकि हुँ, मतलब आगे आप केमिस्ट्री में कुछ भी कर ले, उसमें पीरियोडिक टेबल आता ही आता है, तो आपको वो फंडामेंटली। बेस होता है केमिस्ट्री राइट, का। फंडामेंटली वो आपको याद रखना ही होता है, और उसका कोई अदर वो होता नहीं है। तो आपके जी। नाम एक रिकॉर्ड भी है, रिकलेक्टेड पीरियोडिक टेबल एंड शॉर्टेस्ट पीरियड। तो ये आपने कितने टाइम में पूरा पीरियोडिक टेबल बोला था, और अगर आप फिर से एक बार हमें सुना दे तो पीरियोडिक टेबल। मैम जो केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल का जो मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो है 21.92 सेकंड का। वाओ। यानी कि अगर मैं मतलब 21 सेकंड में मैंने 118 एलिमेंट्स रिकॉर्ड करके दिखाए थे। राइट। आप देखिए टेक्निकली अगर आप जाएँगे तो 118 एलिमेंट्स और सिर्फ़ 21 सेकंड। ये जो एलिमेंट्स हैं ये बोलने में काफ़ी टफ़ होते हैं। राइट। तो टफ़ है और इतनी कम टाइमिंग में आपने बोले तो इस वज़ह से मेरा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। तो इस तरीके से आप इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग बात भी हाँ मैं जी। हाँ बताता जी। हूँ कि मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट कभी नहीं रहा। मैंने केमिस्ट्री को कभी नहीं पढ़ा। हाँ हाँ। ये मेरे सामने एक टास्क दिया गया था मीडिया के द्वारा कि अगर मैं मेमोरी की टेक्निक्स जानता हम्म। हूँ, तो क्या मैं केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल भी याद कर सकता हूँ? तो मैं हमेशा कहता था कि मेमोरी की जो टेक्निक्स हैं, राइट। भई अगर आपको स्विमिंग आ गई,
अगर आपको अच्छे से स्विमिंग आ गई, तो आप स्विमिंग पूल में भी तैर सकते हैं, राइट। ठीक है? आप एक नदी में भी तैर सकते हैं और एक समुद्र में भी तैर हाँ सकते जी। हैं। तो वही अगर आपको टेक्नीक पता चल गई, तो फिज़िक्स क्या, केमिस्ट्री क्या, ज्योग्राफी क्या, कोई भी सब्जेक्ट हो, कुछ भी याद करो, सब कुछ याद हो सही सकता है। बात। तो अब दोबारा से पॉइंट पे आते हैं केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल को। तो अगर मैं उस स्पीड से रिकॉल करूँगा, तो शायद जो भी हमारे व्यूअर हैं, जो देखने वाले हैं, वो उसके साथ में रिलेट नहीं कर हाँ जी, पाएँगे, हाँ जी। ना ही क्रॉस चेक कर हाँ पाएँगे, जी, ठीक है? तो मैं इस स्पीड से रिकॉल करने की कोशिश करता हूँ कि आप हाँ भी जी। और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, सभी ये चीज़ें देख पाएँ राइट। और रिलेट कर पाएँ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, एटीबियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, लुथेनियम, रोडियम, प्लेटियम, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम, टिन, एंटीमनी, टेल्यूरियम, आयोडीन, जिंक, सीजियम, बेरियम, लैटियम, सीरियम, प्राइडामियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, समैरियम, यूरोपियम, टोलुइम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होलोमियम, इर्बियम, थोरियम, रेटियम, लुटेशियम, हाफनियम, प्लेटिनम, टंगस्टन, रेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी, थैलियम, लाइट, विस्मथ, पोलोनियम, एसिटाइन, रेडोन, फ्रेंचियम, रेडियम, एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, नेप्ट्यून, प्लूटोनियम, अमेरिकियम, क्यूरियम, ब्रिकिलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलियम, नोबेलियम, लार्सियम, रदरफोर्डियम, ड्यूबलियम, सुबोरियम, बोरियम, आसियम, मेटनेरियम, डर्स्टेनियम, रोन, जेनियम, कॉपर्निशियम, अनंत, टीरियम, अनंत, पेडियम, अनंत, पेंटियम, अनंत, हेक्सियम, स्पेक्ट्रम और मोर। क्या बात है! आपने बताया कि आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट ही नहीं रहे हैं कभी। तो ये जो जी, केमिकल टर्म्स है उसको भी मतलब अच्छी तरीके से बोल पाना और उसके साथ-साथ इसको याद रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये टाइमिंग वगैरह तो वो बाद में आता है। तो हुँ, इसका मतलब राज़ क्या है? जब आपने पहली बार इसको याद रखा होगा, तो कुछ तो आपने ट्रिक्स लगाए होंगे इसको याद रखने के लिए? बिल्कुल लगाया था जी। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल को याद रखने में कोई चैलेंज नहीं था, उसको समझने में चैलेंज था हाँ जी। कि क्योंकि मैंने केमिस्ट्री कभी पढ़ी नहीं थी, तो मैं केमिस्ट्री के एक टीचर के पास में गया था कि मुझे ये बताओ इन एलिमेंट्स को बोलते कैसे हैं? मुझे ये तो पता था कि एक बार अगर मुझे पता चल गया कि इनको बोलते कैसे हैं, तो मैं इनको याद तो कर लूँगा, क्योंकि याद करने का जैसे मैंने आपको बताया राइट, ना, अगर आपको साइकिल आती है, चलानी आती है, तो आप कैसी भी साइकिल आ जाए, राइट। आपके पास रेंजर आ जाए, है ना? कैसी भी, तो आप कर लेंगे। तो वो केमिस्ट्री के टीचर बड़े अच्छे हैं, उन्होंने मुझे पूरे एक-एक एलिमेंट्स को अच्छे से समझा दिया, कि इस एलिमेंट को ये बोलते हैं, इस एलिमेंट को ये बोलते हैं, राइट। ठीक है? तो एक दिन तो मुझे लगा अच्छे से उनको बोलने में। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ अल्टीमेट जो सीक्रेट होता है मेमोरी का, जो आपकी मेमोरी है वो 3 चीज़ों पे काम करती है। आपका ब्रेन 3 चीज़ों पे काम करता है, वो है एसोसिएशन, इमेजिनेशन और रिडिकुलस थिंकिंग। ओके। 3 चीज़ें, एसोसिएशन, इमेजिनेशन और रिडिकुलस थिंकिंग। हुँ, अगर ये 3 चीज़ें आप किसी भी सब्जेक्ट पे अप्लाई कर देंगे, तो आप कुछ भी याद कर सकते हैं। राइट, एसोसिएशन का मतलब होता है लिंकिंग। एक इन्फॉर्मेशन को दूसरी इन्फॉर्मेशन के साथ में लिंक कर देना, कनेक्ट कर देना, जोड़ देना, राइट, ठीक है? क्योंकि जो हमारा ब्रेन है ये नेचुरल प्रोसेस है। ब्रेन में जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं, वो सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं, राइट। या हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो सारे आपस में कनेक्टेड है। दुनिया की हर चीज़ दूसरी चीज़ से कनेक्टेड होती हाँ है, जी, ठीक है? इवन जब हम कुछ भी याद करते हैं, भले ही अगर हमें मेमोरी की टेक्निक नहीं आती, फिर भी अगर हम कुछ याद करने की कोशिश करते हैं, तो उसको बार-बार रिपीट करते, रिपीट करते, रिपीट करते, इस प्रोसेस में ब्रेन फाइंड आउट करता है, जितनी भी ब्रेन के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है, उसमें से अगर ब्रेन को कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो उस इन्फॉर्मेशन को जो आप याद कर रहे हो, उसके साथ में रिलेट कर देता है और आप बोल देते हैं कि याद हो गया, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है? तो जाने-अनजाने में जो भी कुछ आपको याद होता है, वो एसोसिएशन से ही याद होता है। राइट, दूसरा दूसरा है इमेजिनेशन, कि इमेजिनेशन की जो हमारा ब्रेन है वो पिक्चर्स पे काम करता है, इमेजिनेशन पे काम हाँ करता जी, है। अगर हम अपने ब्रेन को कुछ भी दिखाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी से मिलते हैं, अगर मैं जैसे आपसे हाँ मिला, जी, तो मुझे आपका चेहरा याद रहता है, हाँ जी, ठीक है? कि मैं आपसे मिला था। लेकिन कई बार ऐसा होता है मैं आपका नाम भूल जाता हूँ। हाँ जी। मेरा आपसे क्वेश्चन, चेहरा क्यों याद रहा और नाम क्यों भूल गए? क्योंकि वो आपने देखा, चेहरा, हाँ, विजुअलाइज़ किया। चेहरा देखा, हाँ जी। चेहरा देखा था, नाम सुना था। हुँ, तो जो ह्यूमन ब्रेन है वो इमेजिनेशन पे, विजुअलाइज़ेशन पे काम करता है। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल और लेते हैं, हम मूवी देखने जाते हाँ हैं। जी, 3 घंटे की मूवी होती है, ना पेन लेके जाते हैं, ना पेपर लेके जाते हैं, ना उसको याद करते हुँ, हैं।
फिर भी वो याद हो जाती है। उसका कभी रिवीजन नहीं करते, हाँ, कभी रिवीजन नहीं करते, फिर भी सालों तक याद रहती है। क्यों? उस मूवी को हमने देखा है। राइट। उस मूवी में एक सीन दूसरे सीन के साथ में कनेक्ट होता है, हर सीन आपस में कनेक्टेड होता है, तो एसोसिएशन काम करता है। दूसरा, उस मूवी को हम देखते हैं तो इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन काम करता है। तीसरा जो मैंने बताया था वो है रेडिकुलस थिंकिंग। कोई भी मूवी होती है उसमें कुछ ना कुछ फनी एलिमेंट्स भी आते हैं, उसमें इमोशंस भी आते हैं। कभी उस मूवी को देखकर हम हंसते हाँ, हैं, कभी उस मूवी को देखकर गुस्सा आता है, कभी रोते हैं। तो जो इमोशंस होते हैं वो भी आपकी मेमोरी को काफी स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो इस तरीके से जो एक मूवी होती है वो हमें एक बार में याद हो जाती है और सालों तक याद रहती हाँ है। जी, मेरा सिंपल ये कहना है कि हर चीज को अगर हम मूवी बना दें, हाँ जी, हर चीज को अगर हम मूवी की तरह बना दें, तो वो चीज हमें एक बार में याद हो जाएगी, वो चीज लंबे समय तक याद रहेगी और जब चाहे हम उसको रिकॉल कर पाएंगे। तो केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल को मैंने मूवी बनाया। ओके, जितने भी एलिमेंट्स थे हमारे 118 एलिमेंट्स, उसको मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया। मैंने 20 एलिमेंट्स को एक अलग अलग ग्रुप हाँ बनाया। जी, उसके बाद में मैंने 20 एलिमेंट्स को सबसे पहले तो उनकी इमेज बनाई। मैं मेमोरी में एक मेथड होता है जिसका नाम होता है पीएमएस मेथड। ओके, क्या बोलते हैं उसको? पीएमएस, पीएमएस, पर्सनल, पीएमएस, पर्सनल मीनिंग सिस्टम। ओके, ठीक है। पर्सनल मीनिंग सिस्टम एक ऐसा मेथड होता है, उससे आप दुनिया के किसी भी पिक्चरलेस वर्ड को, हाँ जी, जो पिक्चरलेस होता है, इमेजलेस होता है, उसको आप पिक्चरफुल बना सकते हैं। क्योंकि जितना भी सिलेबस होता है वो सारा तो पिक्चरलेस होता है, इमेजलेस होता सही है। बात अब यही क्वेश्चन आता है ना कि हम कैसे इमेजिन करेंगे, कैसे विजुअलाइज है। हाँ जी, करेंगे? सब्जेक्ट तो पिक्चरलेस होता है। तो जैसे पीएमएस का अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मान लीजिए कंट्री है बुल्गारिया। हाँ जी, कंट्री का नाम है बुल्गारिया। तो बुल्गारिया में आप कभी गए नहीं, नहीं, ठीक है। तो बुल्गारिया को कैसे आप पिक्चरफुल बनाएंगे, कैसे इमेजफुल बनाएंगे, कैसे उसको इमेजिन करेंगे? तो यहाँ पे पीएमएस कहता है कि उसका पर्सनल मीनिंग बना लीजिए, कुछ एक पर्सनल इमेज बना हाँ लीजिए, जी, उससे रिलेटेड होनी चाहिए बिल्कुल। जैसे बुल्गारिया, तो इसको ध्यान से अगर बोलेंगे बुल्गारिया, तो बुल गिर गया। हाँ जी, राइट, हमने अपना एक पर्सनल मीनिंग निकाल लिया, एक पर्सनल इमेज निकाल ली वहां से। बुल्गारिया, बुल गिर गया। राइट, इसकी कैपिटल है सोफिया। कैपिटल बुल्गारिया की कैपिटल है सोफिया। तो सोफिया की इमेज क्या बनी? सोफिया, सोफिया, सोफा। हाँ जी, ठीक है। तो जैसे एक कंट्री है हंगरी। हाँ जी, तो हंगरी, अब नाम सुनते ही भूख इमेज लग आ रही गई होगी, हंगरी मतलब है। भूख लग रही है। हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट। हाँ, बुडापेस्ट। अब बुडापेस्ट कभी गए हाँ नहीं, जी, ठीक है। अब उसको कैसे पिक्चरफुल बनाएंगे? तो इसी से पर्सनल मीनिंग सिस्टम से उसकी एक पर्सनल मीनिंग निकालेंगे, पर्सनल इमेज निकालेंगे। बुडापेस्ट यानी कि एक बुढ़ा पेस्ट कर रहा है, सही बात है। ठीक है। तो मैंने क्या किया, केमिस्ट्री के जितने भी हाँ एलिमेंट्स जी, थे, हाँ जी, जितने भी एलिमेंट्स थे उन सबको पिक्चरफुल बनाया। जैसे हाइड्रोजन है, पहला जो एलिमेंट है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का देखा मैंने, हाइड्रोजन बैलून होता है। हम्म, हीलियम, नेक्स्ट जो एलिमेंट है हीलियम। हीलियम से बनाया मैंने हेलन, हीलियम, हीलियम, हेलन, हेलन। जो पर्सनल मीनिंग सिस्टम से मैं सबकी इमेज बनाता हाँ चला जी, गया। हाँ जी, उसके उसके बाद एसोसिएशन को यूज किया। एसोसिएशन मतलब एक इमेज को दूसरी से मैं कनेक्ट करता चला हाँ गया। जी, और कनेक्ट कैसे करना है, उनको आपस में कुछ ना कुछ फनी एलिमेंट डालना है, कुछ ऐसा डालना है कि हमें मजा आए। हाँ जी, क्योंकि जितना हम उसको फनी बनाएंगे, जितना सिली बनाएंगे, जितना स्ट्रेंज बनाएंगे, वो याद जितना रहेगा। रेडिकुलस बनाएंगे, उतना ही अच्छे से वो याद सही रहेगा। बात है। तो इस तरीके से मैंने केमिस्ट्री की पूरी पीरियोडिक टेबल याद हाँ की। जी, ऐसे ही मैं हर चीज याद करता हूँ। तो ये जो पर्सनल विजुअलाइजेशन जो करना है, ये हर किसी का, हर इंडिविजुअल का अलग अलग रह सकता है। जैसे आपने आपके हिसाब से विजुअलाइज किया उसको, तो हो सकता है कि आपका टेक्निक और मेरा टेक्निक अलग हो विजुअलाइजेशन का। मैम देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बात का आंसर देता हूँ। इसका नाम ही है पर्सनल मीनिंग सिस्टम। हाँ वो जी, आपके लिए अपना पर्सनल होगा, वो मेरे लिए मेरा पर्सनल होगा। राइट, राइट, ठीक है। हो सकता है आप बुल्गारिया से, मैंने एक इमेज निकाली, बुल गिर गया। हाँ, हो सकता है आप बुल्गारिया से आप कुछ और ही इमेज हाँ निकाल, जी, हाँ जी, है ना? तो कुछ भी इमेज, आपको इमेज निकालनी है। राइट, राइट,
जो उससे रिलेट करती हो, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है? ठीक है। तो ये है। तो कौटिल्य करके एक बच्चा था जो कि मतलब है जी। इनफैक्ट अभी तो जो कि फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर इन द वर्ल्ड उनको टाइटल मिला था और उनको ट्रेन करने वाले कोई और नहीं आप हैं। तो ये जर्नी के बारे में थोड़ा बताइएगा हमें। वैसे उनको फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर का नहीं मिला था, कैलकुलेशंस पे नहीं था मैम ओके। उनका। उनका था मेमोरी के ऊपर बेस सारा का हाँ सारा। जी, हाँ उनको जी। सारी चीज़ें ना कि कौटिल्य को बहुत सारे क्वेश्चन्स याद थे और याद हैं अब भी। ओके। तो देखिए मैम कौटिल्य की बारे में अगर मैं बात करूँ अब मेरा और कौटिल्य जो हम दोनों मिले हाँ थे जी। 2013 में मिले थे। तो उस टाइम पे एक न्यूज़ चैनल है खबरें अभी तक न्यूज़ चैनल है। तो खबरें अभी तक न्यूज़ चैनल पे कौटिल्य भी आया था और मुझे भी बुलाया हाँ गया जी। था और हम दोनों का एक शो बनाया हाँ गया जी। था वहाँ पे सर्च इंजन करके। ठीक है जी? तो हमारी मुलाकात कुछ ऐसे हुई थी। कौटिल्य के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, तो बिल्कुल वो जो बच्चा है, उस बच्चे में जो क्यूरियोसिटी है वो नेक्स्ट लेवल की हाँ है। जी। मतलब जो जानने की इच्छा जो होती है, किसी भी चीज़ को जानना, वो ज़बरदस्त है। लेकिन यहाँ पे जो मैं एक बात अक्सर कहता हाँ। हूँ, हमारे जो बच्चे होते हैं, जैसे मेरा बेटा मैं विनायक नाम है उसका, वो 2 साल 4 महीने का है। वो भी कुछ-कुछ पूछता रहता है, पापा ये कैसे होता है? पापा ये कैसे होता है? कभी चाँद के बारे में पूछेगा, कभी तारों के बारे में पूछेगा, कभी सूरज के बारे में पूछेगा, ठीक है? नॉर्मल जो पेरेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो इरिटेट हो जाते हैं। वो हर बात का आंसर बच्चे को नहीं देते हैं। हम्म। आप समझ रहे हो? कौटिल्य के केस में ऐसा नहीं था। तो अगर आपको अपना बच्चा कौटिल्य जैसा बनाना है, तो कौटिल्य तो ठीक है, क्यूरियोसिटी है उस हाँ बच्चे जी। में और थोड़ी-सी ज़्यादा है, लेकिन हर बच्चे में होती है। कौटिल्य से ज़्यादा क्यूरियोसिटी कौटिल्य के पेरेंट्स में है। हाँ जी, सही बात है। कौटिल्य से ज़्यादा सीरियस कौटिल्य के पेरेंट्स हैं। उन्होंने हर क्वेश्चन का आंसर कौटिल्य को हाँ दिया। जी। जितने क्वेश्चन कौटिल्य पूछता था, उससे ज़्यादा ही वो आंसर देते थे। तो अगर हमारे पेरेंट्स भी इस बात को समझ जाएँ कि जो भी बच्चा पूछ रहा है, प्लीज़ उसको उस चीज़ का आंसर दो। तो वो बच्चा भी कौटिल्य बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सही बात है। दूसरी चीज़, उनके पेरेंट्स इतने एक्टिव थे कि उन्होंने है ना, जैसे मैं भी कई बार जाता था वहाँ पे, तो कई बार जाता था तो हम मेमोरी की टेक्निक्स वगैरह डिस्कस करते रहते थे, किस तरीके से क्या-क्या याद करना है, कैसे याद करना है। तो पेरेंट्स ज़्यादा एक्टिव, बच्चा तो एक्टिव था ही था, पेरेंट्स उससे कहीं ज़्यादा एक्टिव थे और वो जो टेक्निक सीखी, उन टेक्निक से उन्होंने बच्चे को वो चीज़ें सिखाते चले गए। तो मेरा मानना है अगर आपको अपने बच्चे को कौटिल्य बनाना है, आप बिल्कुल बना पाएँगे। तो उसको जो-जो, जैसे-जैसे वो क्वेश्चन करता है, वैसे-वैसे उसको आंसर देते हाँ जाइए, जी। ठीक है? साथ में ये मेमोरी की टेक्निक सीखिए। कौटिल्य के बाद तो काफ़ी सारे बच्चे आए थे मैम और अब मैं झज्जर में मेरे अपने 2 स्कूल हैं, हाँ जी। हाँ जी। पीआरएस के नाम से 2 अपने यहाँ 2 स्कूल हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हमने तैयार कर रखे हैं, जिन बच्चों को सारे के सारे कंट्री, कैपिटल बहुत कुछ याद है, बहुत कुछ याद है। हाँ जी। क्यों? क्योंकि हमने पेरेंट्स को साथ में ले लिया है। हाँ, हाँ। कि अगर आपको अपने बच्चे को उस लेवल पे लेके जाना है, तो आपको भी बच्चे पे काम करना हाँ होगा। जी। दूसरा, आप ये टेक्नीक सीखिए, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था, कौटिल्य से ज़्यादा मेहनत कौटिल्य के पेरेंट्स हाँ की है। जी। तो अगर पेरेंट्स इस चीज़ को समझें, तो इंडिया का हर बच्चा कौटिल्य जैसा बन सकता है। या मैं अपने आप को बोलूँ कि मैं मेरे जैसा तो बिलो एवरेज स्टूडेंट था मैम। मैंने जैसे आपको बताया था, मैथ्स में 33 अंक आने वाला जो बच्चा, जो सब कुछ भूलता रहता था, ऐसा बच्चा आज 33 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकता है। हाँ जी। तो कोई भी बच्चा कुछ भी कर सकता है। एब्सोल्युटली सही बात है। तो हिम्मत जी, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक बच्चा डरता है। हर एक बच्चा नहीं तो फिर एवरेज मतलब हम मान के चले तो फिर एवरेज एक नंबर मान के चले तो वो तो डरते ही डरते हैं मैथमेटिक्स कंपेयर टू जो भी दूसरे सब्जेक्ट्स हैं। तो आई एम श्योर जी। कि जो भी पेरेंट्स देख रहे होंगे ये शो हमारा, तो उनको कुछ मतलब ये जानना है कि मैथमेटिक्स से बच्चों को क्यों इतना डर लगता है और इसको ये डर को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। मैथ से मुझे खुद भी डर लगता था मैम, जैसे मैं अभी कुछ देर पहले जी बता जी रहा था, जी। है ना? मैथ से डर लगता था तभी 33 मार्क्स आए थे। शुक्र है भगवान का पास हो गया था। तो मैं खुद भी सोचता हूँ कि मुझे मैथ से डर क्यों लगता था? क्यों? क्योंकि जब मैं स्कूल में जाता था, हम्म। तो स्कूल में नॉर्मल मैथ सिखाया जाता है। हाँ जी। नॉर्मल मैथ्स का मतलब है
कि वही जो बड़े-बड़े फ़ॉर्मूलाज़ वगैरह सिखाए जाते हैं, जो बोरिंग भी होते हैं, डिफ़िकल्ट भी होते हाँ हैं। जी। ठीक है जी। नॉर्मल मैथ में आपकी जो डायरेक्शन होती है, वो स्टार्टिंग से ही गलत होती है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। राइट। आप मुझे ये बताइए कोई भी हुँ, सब्जेक्ट है, हुँ। एक सब्जेक्ट लेते हैं मान लीजिए इंग्लिश है, आप कैसे रीड करते हैं इंग्लिश को? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? लेफ्ट टू राइट। रीड कैसे करते हैं? हाँ लेफ्ट टू जी। राइट। जब भी कुछ भी राइट करते हैं तो कैसे करते हैं? सेम, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू हाँ जी। राइट। मैथ्स की अगर बात करें, मैथ्स को जब भी रीड करना हुँ। हो, तो कैसे रीड करेंगे? रीड करना हो ऐसे। मैथ्स को रीड कैसे रीड करना हो, मान लीजिए आपके सामने एक मोबाइल नंबर है, एक फ़ोन नंबर है, आप उसको कैसे रीड करेंगे? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? राइट टू लेफ्ट। नहीं, लेफ्ट टू अच्छा राइट। जी। मेरा जैसे मोबाइल नंबर है, तो कोई भी डिजिट्स वगैरह है, हम उसको लेफ्ट टू राइट ही मैथ्स को भी रीड लेफ्ट टू राइट ही करते हैं, लेकिन जब सॉल्यूशन की बारी हाँ आती है, जी, हाँ जी। जब भी सॉल्यूशन चाहे आप एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल हाँ ले जी, लीजिए, अगर समझ गई आपको मैं। एडिशन भी एडिशन भी करना है तो वो समझ गई वो ना? भी मतलब राइट से लेफ्ट होता है, जबकि हमने रीड तो एडिशन भी लेफ्ट टू होता राइट है, किया। राइट। राइट टू लेफ्ट होता हाँ। है ना? तो नॉर्मल मैथ्स में जो सबसे बड़ी जो चीज़ है, वो है कि बच्चे को डायरेक्शन गलत डायरेक्शन से चीज़ें सिखाई जाती हैं और जब कहते हैं ना डायरेक्शन गलत होती है, तो आगे जो रिज़ल्ट्स आएँगे, वो गलत ही आएँगे। हाँ जी। तो वैदिक मैथ सबसे पहले क्या करता है, आपकी डायरेक्शन को सही हुँ, करता है। हुँ। वैदिक मैथ्स में ज़्यादातर जो सॉल्यूशंस होते हैं, जो आप कैलकुलेशन हुँ, हुँ। सीखते हैं, आप रीड भी लेफ्ट टू राइट करते हैं, आप सॉल्यूशन भी लेफ्ट टू राइट करते हैं। अच्छा। तो जैसे ही डायरेक्शन सही हो जाती है, तो आपकी कैलकुलेशन सही हो जाती है। तो यहाँ पे जब एक छोटा बच्चा होता है, स्टार्टिंग से ही उसको राइट टू लेफ्ट क्योंकि इस डायरेक्शन में बच्चा चाहे कितनी भी प्रैक्टिस कर हुँ, ले, हुँ। पहली बात तो स्पीड कभी इंक्रीज़ नहीं हो हाँ पाएगी। जी। दूसरी बात जैसे-जैसे उसकी क्लासेस आगे बढ़ती जाएँगी, वो सिलेबस बढ़ता चला हाँ जाएगा। जी। बड़े-बड़े क्वेश्चन्स आने लग जाएँगे, टफ क्वेश्चन आने लग जाएँगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन आने लग जाएँगे, बच्चा बोर भी होने लग हुँ, हुँ। जाएगा। आप समझ गए? हाँ। तो इस वजह से धीरे-धीरे वो बच्चा पहले तो बोर होना शुरू करता है, फिर उसके बाद वो फ़ोबिया बनता चला जाता है और वो फ़ोबिया इतना बड़ा हो जाता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि उसको है ना मैथ से डर लगने लग जाता है, वो मैथ से पीछा छुड़ाना चाहता है। हाँ जी। तो वैदिक मैथ यही 2 काम करता है, सबसे पहले तो आपकी डायरेक्शन को ठीक कर देता है, दूसरा वैदिक मैथ कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, हाँ, हाँ। सॉल्व कर बड़े-बड़े क्वेश्चन भी आप चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं, चुटकियों में। ऐसे-ऐसे फ़ॉर्मूलाज़ हैं, ऐसी-ऐसी टेक्निक्स हैं। राइट, राइट। ठीक है? तो उसी बच्चे को अगर स्टार्टिंग से वैदिक मैथ सिखाया जाए, तो ना तो बच्चा बोर होगा, ना ही बच्चे को मैथ से डर लगेगा। ये बिल्कुल सच सही बात है। बात है। तो ये वैदिक मैथमेटिक्स को हम अपने करंट एजुकेशन करिकुलम में किस तरीके से हम इन्वॉल्व कर सकते हैं? आपका व्यू पॉइंट इसमें क्या है? मैम सिंपली देखिए, जैसे इंग्लिश एक सब्जेक्ट हाँ है, जी। तो इंग्लिश सब्जेक्ट में 2 बुक होती हुँ, हैं। हुँ। एक रीडर होती हाँ है, जी। एक ग्रामर हाँ जी। होती है। हाँ होता जी। है? ऐसे ही हिंदी के साथ भी हुँ। होता है। हिंदी व्याकरण अलग होती हाँ है, जी। ठीक है? हिंदी रीडर अलग होती है। तो ऐसे ही जो हमारा मैथ्स है, उसमें 2 बुक हो जाए, एक वैदिक मैथ्स की बुक आ जाए हाँ जी। और एक जो नॉर्मल मैथ्स की चल रही है, वो आ जाए। हाँ जी। तो वैदिक मैथ से बच्चे की कैलकुलेशंस अच्छी हो जाएगी। तो जो उसको वो डर लगता था ना, वो खत्म हो जाएगा। तो मेरा सिंपल सा सुझाव है सरकार को हाँ, भी हाँ। कि ठीक है, आप नॉर्मल मैथ से पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम वैदिक मैथ से नहीं कर पाएँगे। बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस है मतलब बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं मैथ्स में, तो हर चीज़ तो वैदिक मैथ से नहीं हो जो कि सकती। अपग्रेडेड टॉपिक्स है। लेकिन राइट। हाँ, हाँ। लेकिन वैदिक मैथ से कैलकुलेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट तो सॉल्यूशन हाँ। होता है ना। तो आप 2 चीज़ें कर सकते हैं कि आप नॉर्मल मैथ्स के साथ में एक वैदिक मैथ की किताब भी लगा दीजिए। हाँ जी। सही बात। ठीक है? जैसे इंग्लिश की 2 किताबें होती हैं, हिंदी की 2 किताबें हाँ होती जी। हैं। ऐसे ही मेमोरी के बारे में भी, भई आपने इतने सारे सब्जेक्ट्स बना तो दिए, लेकिन आप ये तो बताइए इन सब्जेक्ट्स को याद कैसे करें? हाँ। तो जब इतने सब्जेक्ट हैं तो एक बुक मेमोरी की भी लगा दीजिए, जिसमें ये हो कि ये सारे सब्जेक्ट्स इस तरीके से याद करने हैं। मेमोरी टेक्निक्स के बारे में कि मतलब आप समझ लें। मेमोरी टेक्निक्स की हाँ, हाँ जी। है ना? हाँ, मेमोरी की टेक्निक्स की एक बुक हो, उसमें ये बताया गया हो हिस्ट्री ऐसे याद होगी, ज्योग्राफी ऐसे याद होगी, फिज़िक्स को ऐसे याद करो, केमिस्ट्री को ऐसे याद करो, हाँ जी। हाँ जी। ठीक है? अब हमें पूरा सिलेबस तो दे दिया, हुँ। मैथ्स हमें नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीके का दे दिया, जिससे हमें मतलब धीरे-धीरे उसमें टेक्निक्स ऐसी होती हैं कि हमें डर लगना शुरू हो जाता है। दूसरा सब्जेक्ट्स इतने वाइड कर दिए, इतना कुछ याद करने के लिए दे दिया,
पर हमें ये नहीं पता याद करना कैसे है, हाँ। ठीक है? तो मैंने अभी 2 किताबें भी लिखी हैं। हाँ जी, बताइए। वो बेसिक नीड है हर बच्चे हाँ की, जी। ठीक है? ठीक है, अभी अगर मान लीजिए वो एजुकेशन सिस्टम में वो इन्वॉल्व नहीं है, तो कम से कम हम सेल्फ हेल्प जो बुक्स हाँ होते जी। हैं, उनको रीड करें। जैसे मैंने अपनी एक किताब लिखी है वैदिक मैथ्स मास्टरी। ओके। मैंने हज़ारों किताबें पढ़ी हैं। बच्चों को आपको हज़ारों किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उस एक किताब को लेके पढ़िए, हाँ जी, ठीक है? उसमें सिस्टमैटिक ढंग से स्टेप बाय स्टेप पूरा वैदिक मैथ्स सिखाया गया है, सही बात है। ठीक है? तो एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो हाँ गया। जी। दूसरा, मेमोरी की टेक्निक्स। मेमोरी की टेक्निक्स पे भी स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल डेप्थ में जाके एक बुक लिखी है जिसका नाम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेमोरी। हाँ जी। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ें आएँगी तब आएँगी, ये स्ट्रगल चल रहा है, पता नहीं कब तक चलता रहेगा। राइट। लेकिन तब तक आप ये दोनों किताबें लेके पढ़िए और अपनी एजुकेशन का जो प्रेशर है उसको खत्म कीजिए। हाँ, जो सरकार है वो ज़बरदस्त काम कर रही है मैम। अभी मेरा वैदिक मैथ का कोर्स आया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में रामानुजन कॉलेज में। अच्छा। तो जी। रामानुजन कॉलेज में आ गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो चीज़ हाँ आ जी। चुकी है। तो और हरियाणा में भी एससीईआरटी में मैं मास्टर ट्रेनर हूँ। तो बहुत सारे हरियाणा के गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह में ये चीज़ें चल रही हैं कि वैदिक मैथ्स को मेन जो अपना एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी इन्वॉल्व कीजिए, मेमोरी की टेक्निक्स को इन्वॉल्व कीजिए। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि ये दोनों जो सब्जेक्ट हैं वो हमारे मेन जो सब्जेक्ट्स हैं उनका ही एक मतलब हिस्सा होंगे। राइट। मुझे मेरी बच्ची अभी 2 साल की है, तो मैं तो सबसे क्या पहले नाम है उनका? अद्वैता। हाँ अद्विता। जी। तो सबसे पहले तो मैं ये अरे वाह! करूँगी कि आपकी बुक्स मैं खुद पढ़ूँगी, और जब वो एक अटेनेबल एज की हो जाए तो मैं फिर वो ट्राई करूँगी कि मैं जिन जो मैंने पढ़ा है मैं उसको वो सारी चीज़ें सिखाऊँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। माय प्लेज़र मैम। हिम थैंक यू सो मच। या हेमंत जी, चाइल्ड प्रोडिजी आपको क्या लगता है कि मतलब बस एक कॉन्सेप्ट है या फिर कुछ बच्चे पैदा ही मतलब इंटेलिजेंट होते हैं? मैम, कुछ बच्चे होते होंगे, हाँ जी। कुछ बच्चे जो है ना क्योंकि देखिए मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन अगर जैसे मेरी बात करें, मुझे भी है ना मीडिया जनरली गॉड गिफ्टेड हुँ, कहती है, हुँ। ठीक है? लेकिन मैं जानता हूँ ना मैं गॉड गिफ्टेड नहीं हूँ। हम सभी गॉड गिफ्टेड होते हैं। हाँ जी। मैंने हम सभी गॉड गिफ्टेड होते हैं। और मैं अपने एक्सपीरियंस से जानता हूँ कि अगर हमारे पास में राइट डायरेक्शन है, राइट ट्रेनर है और राइट टेक्निक्स हैं, तो कोई भी बच्चा हुँ, हुँ। जिस तरीके से मैं बता रहा था कौटिल्य जैसा बन सकता है। हाँ जी। तो ठीक है, हाँ, कुछ बच्चे स्टार्टिंग से होते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे टेक्निक्स की हेल्प से, अच्छे टीचर की हेल्प से, अच्छे वातावरण की हेल्प से बनाए जा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आप हमें थोड़ा अद्भुत ब्रेन के बारे में बताना चाहेंगे कि ये किस डायरेक्शन में काम कर रही है, क्या है? मैम, क्योंकि जितने सालों से मैं इन चीज़ों के बारे में रिसर्च कर रहा था, तो मुझे लगा कि अब ये जो टेक्नीक है, ये हर बच्चे तक पहुँचानी है, हर पेरेंट्स तक पहुँचानी है, हर टीचर तक पहुँचानी है। इसलिए हमने अभी अपनी एक ऑर्गेनाइज़ेशन जिसका नाम है अद्भुत ब्रेन, नाम ही है उसका अद्भुत ब्रेन। हाँ जी। हमारा विज़न है इंडिया के हर बच्चे का ब्रेन अद्भुत बने। राइट। तो उस ऑर्गेनाइज़ेशन का काम है हम अलग-अलग स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार्स करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं। अब हमने वेबिनार्स वगैरह भी शुरू किए हैं, किताबें लिख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो एक रिसर्च ऑर्गेनाइज़ेशन है जो ब्रेन पे काम करती है, जिसका सिंपल सा विज़न है इंडिया के हर बच्चे का ब्रेन जो है उसको अद्भुत बनाना। हाँ जी। बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं आप। तो हिम्मत जी, अगर आपके पास लेट्स से एक सुपर पावर होता, तो आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंज लाना चाहते मैम, सुपर पावर तो है। मैं इसको सुपर हैं? हाँ पावर ही जी, हाँ कहता जी। हूँ क्योंकि है ना कुछ भी चीज़ें आप याद कर पा रहे हैं, कुछ भी चीज़ें आप कैलकुलेट मतलब आप कैलकुलेटर से तेज़ कैलकुलेट कर पा रहे हैं और आप है ना ह्यूमन कंप्यूटर की तरह चीज़ें याद कर पा रहे हैं। तो अगर ऐसा होता तो सबसे पहले वही है जो कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो मैंने अपनी जो किताबें लिखी हाँ हैं, जी। मैं उनको
जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसका एक हिस्सा बना देता है। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया। और वो जैसे ही एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बनती है ना, बच्चों को जब वो मैं ये कहता हूँ बच्चों को इससे बड़ा गिफ्ट हम नहीं दे सकते, क्योंकि एजुकेशन का प्रेशर इतना ज़्यादा बच्चों पे बढ़ चुका है। आपने देखा होगा कोटा में, मुखर्जी नगर में कितने बच्चे सुसाइड कर हाँ रहे हैं। जी, हाँ जी। पूरे साल मेहनत करते हैं बच्चे, पूरे साल। पूरे साल मेहनत करने के बाद भी जब वो एग्ज़ाम आता हुँ, है, हुँ। तो बच्चे रिकॉल नहीं कर पाते चीज़ें। हाँ, क्यों? क्योंकि उनके पास में सही टेक्नीक नहीं थी। ठीक है? उन्होंने जैसे-तैसे करके उन चीज़ों को याद तो कर लिया, लेकिन जब एग्ज़ाम आया वो चीज़ वो रिकॉल ही नहीं कर पाया। अब बच्चा पूरे साल मेहनत करने के बाद भी जब उसको वो रिज़ल्ट नहीं मिलता तो क्या होगा? फ्रस्ट्रेट हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, और इसी डिप्रेशन को कुछ बच्चे झेल नहीं पाते, तो वो हर दिन आए दिन सुसाइड करते रहते हैं। हुँ। ठीक है? तो मैम अगर बस यही है कि ये टेक्नीक जितनी जल्दी हो सके हम सेपरेट करना चाहते हैं, ताकि जानें जो है बचाई जा सके। सही बात है। तो हिम्मत जी, आपकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। तो स्पेशली हमारे देश के यूथ के लिए जो कि ज़ीरो को पीछे छोड़ के नहीं, बल्कि ज़ीरो के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ मेमोरी या फिर मैथमेटिक्स। तो आपको हमारे यूथ के लिए कुछ अगर टिप्स देना हो या फिर सजेशन देना हो जो कि वो अपने फ्यूचर के लिए इम्प्लीमेंट कर पाएँ या फिर अपनी मेमोरी को शार्पन कर पाएँ, बहुत ही क्विक टिप्स अगर आपको देना हो, तो फिर क्या रहेगा? सबसे पहले तो यही, अगर आप स्टूडेंट हो तो इन दोनों चीज़ों पे ये दोनों स्किल्स, मैं इनको स्किल्स हाँ बोलता हूँ, जी। ठीक है? दोनों जितनी जल्दी हो सके आप अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि एक स्किल है और मेमोरी को इम्प्रूव किया जा सकता है, राइट। ठीक है? दूसरी बात, अगर आपको मैथ से डर लगता है तो आपकी कैलकुलेशन को भी इम्प्रूव किया जा सकता है। इसका जीता-जागता एग्ज़ाम्पल आपके सामने मैं बैठा हाँ हूँ। जी। जितनी जल्दी हो सके वो उन टेक्निक्स को, जो कि आज तो ये किताबें मैंने लिख दी, इन किताबों को पढ़िए, इन दोनों चीज़ों को इम्प्रूव कीजिए। तीसरा, जो भी टारगेट है हाँ आपका, जी। है ना? देखिए मैंने जितने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए उसमें मेरी मेमोरी ने बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, वैदिक मैथ्स ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले हाँ किया जी। है। साथ ही मैं लेटेंट लर्निंग जिसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अपने गोल को है ना इमेजिन करते रहिए, अपने गोल को इमेजिन कीजिए। जितना ज़्यादा आप उसको इमेजिन करेंगे, विजुअलाइज़ करेंगे, तो सेम एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। हाँ तो जी। 3 चीज़ों पे काम कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम कीजिए, मेमोरी पे काम कीजिए, वैदिक मैथ्स पे काम कीजिए, आपकी लाइफ़ चेंज हो जाएगी। जी, ज़रूर। तो इसी पे ही मेरा एक क्वेश्चन रहेगा। क्या ये जो मेमोराइज़ेशन टेक्निक है या फिर मैथमेटिक्स के कैलकुलेशंस टेक्निक्स है या जो भी, तो ये सिर्फ़ एक स्टूडेंट को ही हेल्प करेगा या फिर इन जनरल लाइफ़ में भी उनको हेल्प करेगा? या फिर जैसे हम देख लें कि हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स भी हैं, तो अगर ये कुछ टेक्निक्स वो याद रखें, जैसे आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी बात किया, तो वो सारी चीज़ें अगर हुँ। वो अपने लाइफ में डालें तो उनको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा अपनी लाइफ में। बिल्कुल मैम, देखिए मेमोरी का रोल ठीक है, एक एजुकेशन लाइन में ज़्यादा हाँ होता जी, है हाँ जी, स्टूडेंट लाइफ में, क्योंकि उनको बहुत कुछ याद करना होता है। लेकिन अगर हम जनरल लाइफ में भी हाँ देखें, जी, तो भी हमें बहुत कुछ याद करना होता है ना। हम एक छोटी-सी चीज़ कहें, हम कुछ घर से हमें कुछ आइटम लाने हैं, है ना? तो हम शॉपिंग लिस्ट वगैरह बना के लेके जाते हैं। राइट, अगर वो शॉपिंग लिस्ट अगर हम बना के ना लेके जाएँ, तो हम आधे आइटम्स को भूल के सही आएँगे, बात। है ना? हम किसी का नाम भूलते रहते हैं, हम चाबी रख के भूल जाते हैं, ठीक है? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें अगर हम अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर लें, तो मतलब मैं बताऊँ जनरल लाइफ में भी हमारा जो कॉन्फिडेंस है, वो नेक्स्ट लेवल पे रहेगा। सही बात है। तो ना केवल बच्चे के लिए, एक स्टूडेंट के लिए, बल्कि आम आदमी के लिए भी अगर वो अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करेगा, तो उसका कॉन्फिडेंस हमेशा बना रहेगा। राइट, कॉन्फिडेंस और फ़ोकस भी बना रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हिम्मत जी, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं और हमारे यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन है आप। आपको सीरियसली बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए एंड थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर सो योर मच टाइम। मैम, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच मुझे अपने प्लेटफ़ॉर्म पे इनवाइट करने के लिए, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ना केवल मैं बल्कि आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आपने इस सब्जेक्ट को समझा कि इस सब्जेक्ट के बारे में बात होनी चाहिए, है ना? तो इसकी मतलब आपके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और हम इस तरीके के पॉडकास्ट करते हाँ जी, रहेंगे। और आज तो हमने एक जनरल चीज़ों पे बात की है, तो ये जो टेक्निक्स हाँ हैं, जी,
तो कभी दूसरा मौका मिला तो इन टेक्निक्स को भी ज़रूर शेयर करेंगे आपके साथ। श्योरली। और हिमा जी, क्विकली अगर आप बता दें कि अगर हमारे ऑडियंस और व्यूअर्स आपको कांटेक्ट करना चाहें उनके बच्चों के लिए, तो फिर कैसे कैसे वो आपको कांटेक्ट कर पाएँ? अभी मैम मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है अद्भुत ब्रेन के नाम हाँ से। जी। अद्भुत ब्रेन बाय हिम्मत भारद्वाज। तो यूट्यूब चैनल पे भी आप मैं लगातार इस तरीके की वीडियोज़, मेमोरी टेक्निक्स की, कैलकुलेशंस की वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। साथ ही वेबसाइट है adbhutbrain.co.in। ओके। तो वहाँ पे मेरे बारे में, मेरी टीम के बारे में पूरी जानकारी मिल हाँ जाएगी। जी। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। श्योर। थैंक यू सो मच हिम्मत जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम।